नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से पिछले वर्ष में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम पूरे प्रश्न पत्र को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन के आंसर भी आप तक मैं देता हूँ। तो क्वेश्चन के आंसर्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। जो भी ज़रूरी क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, वो सारे क्वेश्चंस के नहीं हैं लेकिन जो अवेलेबल हैं वो मैं आप तक जरूर दूंगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो इस बात का मैं जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए विकास के 3 सिद्धांत आपको लिखने हैं, तो आप इसमें से कोई लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ आपका इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप कुछ भी इसमें से एक लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपके 6-7 सिद्धांत हैं जो भी आप इसमें यहाँ से लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस लिख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे उसमें से कोई भी आप 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, और ये है कि 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको 3 कारक बताने हैं जो चाइल्ड के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है आपका जो भौगोलिक कारण, या फिर हम बोल सकते हैं पारिवारिक कारण, यानी कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं आपका एनवायरमेंटल फिक्चर फैक्टर। दूसरा होता है आपका कोई भी अनुवांशिक फैक्टर, तो हम बोल सकते हैं दूसरा फैक्टर है अनुवांशिकता, यानी कि अगर जेनेटिक रूप से अनुवांशिक रूप से माता पिता से कोई विकार या कोई चीज़ें जो हैं आपके बच्चे को विकास को प्रभावित करती हैं। अगर कुछ भी नकारात्मक मान के चलिए, अगर डायबिटीज़ है या फिर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे का विकास भी आपका वैसा ही होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है आपका जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और जो तीसरा है हमारे एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं आपके। उसके बाद है 5 क्राइटेरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की 5 कसौटियाँ। यहाँ पे मतलब कि वो 5 पॉइंट लिखने हैं या वो 5 बातें लिखनी है जिससे कि आप ये बता सकें कि समाज में विकास हो रहा है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो 5 क्राइटेरियाज ऑफ आपके यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखते हैं। 5 क्राइटेरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक विकास की 5 कसौटियाँ। पहले कि अगर समाज में आपके जो रूढ़िवादिता है, यानी कि जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलत विचारधाराएं हैं, अगर उनमें बदलाव हो रहा है तो ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास की पहली कसौटी है। दूसरा, समाज में अगर सकारात्मक बदलाव हो रहा है, जैसे कि लोगों के जीवन स्तर में अगर बदलाव हो रहा है, उनके आर्थिक स्तर में बदलाव हो रहा है, तो ये दूसरी कसौटी। तीसरी, अगर शिक्षा का स्तर जो है आपका बढ़ रहा है, सभी लोगों को शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, तो ये तीसरी कसौटी है। साथ ही साथ अगर शिक्षा का और समाज में जो आपके समन्वय है, जो आपस में कनेक्शन है, अगर वो आपका बदल रहा है, समाज में जो आपके लोग हैं उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, अगर सकारात्मक व्यवहार आ रहा है, लोग जिनके मोरल डेवलपमेंट है, जो मोरल तरीका है, मोरल जो गुण है, वैल्यूज़ हैं, अगर वो बदल रहे हैं, तो ये समाज के विकास की लक्षण है। साथ ही साथ समाज के विकास के आपके यानी सोशल डेवलपमेंट के सबसे बड़े कारक के रूप में आपके जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास भी होता है। तो अगर आपके समाज में, आपके आसपास में, आपके देश में, आपके आसपास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके समाज के विकास को प्रभावित करती हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे सामाजिक बदलाव होते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिनसे कि आप बता सकते हैं कि ये आपका सोशल डेवलपमेंट के कसौटियाँ हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 बोलता है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट्स, यानी कि आपको गुण बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। आपके किसकी बताने हैं? आपको बताने हैं जो कि आपके इमोशनल संवेगात्मक विकास की 3 विशेषताएं। तो देखिए, संवेगात्मक विकास की पहली विशेषता होती है कि अगर आपके अंदर संवेगात्मक विकास हो रहा है तो आप अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना है संवेगात्मक विकास के अंदर कि संवेगात्मक विकास के द्वारा व्यक्ति के अपने संवेगों के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण होता है। दूसरा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि संवेगात्मक विकास
जब व्यक्ति के अंदर होता है तो वो जो है अपने जो भावनाएं हैं, जो उसके अंदर संवेग है, उनको नियंत्रित करके अपने आसपास के जो लोग हैं, आसपास के समाज में जो लोग हैं, उसके हिसाब से समायोजन कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है। जैसे कि अगर उसे गुस्सा आ रहा है या कोई चीज़ अति उत्साहित है तो वो इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकता, अति जाहिर नहीं कर सकता। मान के चले कोई वाद विवाद की स्थिति है तो उसमें अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा ना हो कि वो तुरंत लड़ाई झगड़ा करे। तो जिस आदमी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, जो संवेगात्मक रूप से विकसित है, वो ऐसी संवेगों, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ज़्यादा खुशी या किसी चीज़ के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है आपका, ये आपके सामाजिकता की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से सक्रिय है वो आपका संवैयिकात्मक रूप से भी विकसित है। तो ये कुछ 3 विशेषताएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों इसमें कुछ जो भी एडिशनल पॉइंट्स आपको लगे आप उसमें ऐड जरूर कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो बातें मैं बता रहा हूँ अभी आप फिलहाल उनको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे पॉइंट आप अपनी तरफ से जरूर जोड़ लें। मीन्स ऑफ पीस एजुकेशन, देखिए शांति शिक्षा के आपके यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई शांति शिक्षा आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे कि शांति शिक्षा को हासिल करने के हमारे पास में क्या क्या साधन है। पहला तो हो सकता है शांति शिक्षा को स्कूल की शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। दूसरा, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम जो शांति शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको पहले शांति शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं। अर्थात कि चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो शिक्षक हो, उनको शांति शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। शांति शिक्षा ज़्यादा आपका प्रभावी ढंग से काम करे, इसके लिए वर्कशॉप करने चाहिए, ऐसे मेले लगाने चाहिए। ऐसे महान विभूतियों के बारे में जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जिन्होंने शांति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में बताना चाहिए, उनके जीवन से परिचित कराना चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि शांति के माध्यम से भी जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन है, दूसरा है ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाए जो पीस एजुकेशन से जुड़े हैं, ताकि वो शांति के महत्व को पहले खुद समझें और बच्चों तक या जिन लोगों तक उनको पहुंचाना है उनको सही तरीके से पहुंचा पाएँ। इसके अलावा शांति शिक्षा के लिए हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से परिचय करा सकते हैं जो शांति शिक्षा या शांति के क्षेत्र में अपना योगदान करते रहें। अगला प्रश्न है व्हाट इज मोरल बिहेवियर, यानी कि मोरल बिहेवियर क्या है, नैतिक व्यवहार क्या है। तो देखिए नैतिक व्यवहार का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यवहार जो हमारे समाज में हमें करने के लिए समाज ने हमारे लिए वो नियम बनाए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐड। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें मोरल बिहेवियर की, तो आपको पता है कि हर एक समाज, हर एक राष्ट्र, हर एक समाज के आसपास जहाँ भी हम लोग रहते हैं उसके अपने कुछ आदर्श होते हैं, उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड, कुछ उनके मूल्य होते हैं। तो उन मूल्यों का पालन करना, उसके अनुसार व्यवहार करना ही हमारा क्या कहलाता है, नैतिक व्यवहार कहलाता है, यानी कि मोरल बिहेवियर कहलाता है। तो जो आदर्श हैं उनका ज्ञान हो हमें, हम उनके बारे में जानें, उनका पालन करें, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी नैतिक व्यवहार कहलाती है। नैतिक व्यवहार से हम अपने समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं, साथ ही साथ हम नैतिक व्यवहार के द्वारा जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको भी अब बेहतर बनाते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित होता है और हमारे अंदर एक सकारात्मकता की भावना विकसित होती है, जिससे कि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो नैतिक व्यवहार के अंदर आपका हो सकता है बड़ों का सम्मान करना, छोटों की मदद करना। नैतिक व्यवहार के अंदर हो सकता है अपने देश से प्यार करना, गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं करना जो समाज में आपके लिए उचित नहीं है या समाज के विकास के लिए हानिकारक है। तो मोरल बिहेवियर के अंदर ऐसी सारी चीज़ें आती है। तो आप 4-5 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दें। इसके बाद आता है आपका मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कार्य। देखिए दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो होता है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर सोचना, समझना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का, तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अंदर वो सर्वांगीण विकास जिसके द्वारा उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपका विचार करने की शक्ति का विकास होता है, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, आपके सोचने की शक्ति का विकास होता है, आपके बुद्धि। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि शिक्षा किस तरह से हमें जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की, यानी कि शिक्षा आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में किस प्रकार सार्थक भूमिका निभाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसका हम अथवा में भी देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या उपलब्ध है। तो आइए 1 मिनट रुकें, जरा होल्ड करते हैं।
तो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की शिक्षा किस प्रकार से आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में मदद करती है, या फिर उसके अथवा में है राइट योर सजेशन फॉर सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु अपना सुझाव दें। तो देखिए दोनों ही प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है इसमें से जो भी प्रश्न आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में क्लोज क्वेश्चन है, सीमित आंसर है, तो आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए मॉडर्नाइजेशन वाला भी पेपर जो है क्वेश्चन जो है, जो हमने इसका अभी मेन क्वेश्चन देखा है, वो भी आपके लिए आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी कि शिक्षा किस प्रकार से आपको मदद कर सकती है आपके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में। देखिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपके पास में, उसको मैं ले चलता हूँ मैं आपको अभी वापस से क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इन विच वेज द एजुकेशन कैन बी फंक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि देखिए जब व्यक्ति या कोई समाज शिक्षित होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण में आसपास की चीज़ों को जो भी बदलाव हो रहा है उससे आप परिचित हो पाते हैं। तो जब आप अपने आसपास होने वाले बदलाव से परिचित होंगे तो अगर आवश्यक होगा तो आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। और आधुनिकीकरण की परिभाषा के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम जो है अपने आसपास होने वाले सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, चाहे वो आर्थिक जीवन आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो। इसमें अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी सकारात्मक हो रहा है और बेहतर हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा जीवन, हमारे भी शिक्षा का स्तर, हमारे भी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाए। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें शिक्षा एक साधन के रूप में काम करना पड़ता है। शिक्षा को हम एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होता है उसको उतनी ज़्यादा अलग अलग साधनों, अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे कि उसका जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति जो है चीज़ों को सही आकलन कर पाता है, वो जान पाता है कि क्या ये चीज़ मेरे जीवन को बेहतर बना सकती है, मेरे पास और कितने शिक्षा के अवसर आ सकते हैं। आपको पता है एक कम पढ़ा व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास में रोजगार के भी साधन कम होते हैं, तो उसका जीवन स्तर भी ज़्यादा बेहतर नहीं होता। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके पास रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, वो कुछ व्यापार भी कर सकता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो रोजगार कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो उसके पास अवसर भी ज़्यादा होते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति के पास में जो है आधुनिक होने के ज़्यादा अवसर हो जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में काम करती है मॉडर्नाइजेशन की। शिक्षा के माध्यम पे हम जब विश्व स्तर पे होने वाले बदलाव, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके सामाजिक बदलाव हो, चाहे वो आर्थिक बदलाव हो, उनसे परिचित होते हैं। अगर वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तो हम उनका उपयोग करके अपने जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदलते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, जो कि हमारे जीवन को भी आधुनिकीकरण की ओर लेकर जाते हैं। तो शिक्षा एक माध्यम के रूप में काम करता है, एक पुल के रूप में काम करता है, जो हमारे आसपास होने वाले बदलाव से हमें जोड़ता है और उन बदलाव के बारे में हमको परिचित कराता है, उनके बारे में हमें जानकारी देता है। तो शिक्षा इसलिए आवश्यक सकती है। इसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम लोग अभी दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है कि भाई राइट योर सजेशन फॉर सॉल्विंग, यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट योर सजेशन फॉर सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ये हमने अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई जो हमारे SC ST जो हमारे भाई बंधु हैं, वो काफ़ी समय से जो है आपके काफ़ी सालों से, जब बोले एक दशक से, एक 2-3 दशक से बोल रहे हैं, या फिर आप आज़ादी के पहले से काफ़ी समय से जो है इनको जो है शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से ये काफ़ी पिछड़े हुए थे। इनको सारे अवसर समान रूप से नहीं मिल रहे थे, जिसमें एक प्रमुख कारण इनको शिक्षा के अवसरों का अभाव भी था। तो इन लोगों को, जो भी हमारे SC कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे SC जो भाई बंधु हैं हमारे देश के, उनको भी अब जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के रूप में, एक प्रमुख साधन के रूप में हम काम कर सकते हैं। शिक्षा प्रदान करके, शिक्षित करके उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तो इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए देखिए कुछ मुख्य काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में जागरूकता फैलाई जा सकती है, कि जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाई जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है SC कैंडिडेट के रूप में जो है टीचरों की भर्ती की जाए। ऐसे टीचर जो SC हैं उनको प्रमोट किया जाए। SC छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, उनको फ्री बुक दिए जाए, उनको स्कॉलरशिप दिए जाए, उच्च शिक्षा के लिए उनको पूरे अवसर दिए जाएँ। इनके लिए एडमिशन वगैरह का जो क्राइटेरिया होता है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो
ऐसे बहुत सारे हम लोग साधन कर सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए अगर आप ऐसी कैंडिडेट्स हैं तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रमोट किया जाए, रोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे कि उनको लगे कि भाई शिक्षित होने का फ़ायदा है कि रोजगार भी हमें मिलता है। मिड डे मील, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की योजनाओं का लाभ जो है इनके घर तक पहुँचना चाहिए, हर एक ST कैंडिडेट तक पहुँचना चाहिए। बच्चों को शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की योजनाएं, जो कि इन लोगों को, जो भी हमारे ऐसी कैंडिडेट जो कि अभी समाज के पिछड़े वर्गों में हैं, अभी पिछड़े हैं, उनको आगे आने का अवसर मिले, वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाएँ, शिक्षा के वो सारे अवसरों को प्राप्त कर पाएँ जो कि एक सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, ताकि वो आगे आ पाए। इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका सही क्रियान्वयन होना चाहिए। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। ताकि एक महत्वपूर्ण बात है कि ये अपनी शिक्षा को पूरी करें, इसके लिए भी ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएँ जो कि इस बात को सुनिश्चित करें कि इनकी शिक्षा भी पूरी हो रही है तथा उससे उनको सही लाभ भी मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उनको पॉइंट्स में आपको लिखना, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको पिछली वीडियो में दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक करें। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, आप देख लेंगे यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 6 है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली, एक समान शैक्षिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ। देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बड़े हैं, लेकिन अगर आप फिर मैं पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इन दोनों क्वेश्चन में आपको अगर लिखना हो तो मेरे सुझाव से आप इस क्वेश्चन के साथ जाएं, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपको पता है एक शिक्षक क्या ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से तरीके से समाज में योगदान कर सकता है, जबकि यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि आपको हो सकता है कि आप बहुत सारे पक्षों से आप परिचित ना हो, बहुत सारे पॉइंट से परिचित ना हो। फिलहाल मैं अभी डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, परंतु मेरे सुझाव से अगर आप ये दूसरा ऑप्शनल करेंगे और अथवा वाला, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऐसे ऑन रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ कि यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी समान शैक्षिक संरचना जहाँ की हर एक व्यक्ति को किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी भेदभाव के आधार पर जो है शिक्षा के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट ये हो गया यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा कि यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि देश में जो भी शिक्षा का स्तर है, जो भी शिक्षा की प्रणाली निश्चित की गई है, वो देश के हर एक कोने में एक समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, कर्नाटक में कुछ और। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर की, तो मतलब ये कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो कि पूरे देश में लागू है, देश के हर एक कोने में उसी प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये आपको लिखना है। अब यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या होता है कि इससे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करने में सुविधा होगी। पहली बात, इससे ये पता चलेगा कि जो चीज़ें देश की आवश्यकता के लिए ज़रूरी है, पहले उनका पता लगा के फिर उसको, अगर यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम है तो आपको पता है कि ये चीज़ें अभी समाज के विकास के लिए ज़रूरी है, तो अगर वो चीज़ें वापस से शिक्षा में जोड़ दी जाएँ तो वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाएगा, उससे जो ऐसा कोई वर्ग नहीं रहेगा जो वंचित रह जाए। तो यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम होने से क्या होता है कि अंतर कम आता है चीज़ों में, तो एक बार में चीज़ें प्लान कर सकते हैं और उनका क्रियान्वयन करना आसान हो जाता है। तो 2-3 पॉइंट हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि इसका इवैल्यूएशन करना है कि ये जो सिस्टम है इसमें क्या बदलाव करने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, और जब बदलाव लाने होते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको लागू करना भी आसान होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक सिस्टम बनाते हैं, उसमें जो आवश्यक बदलाव है उसका चयन करते हैं और फिर आप उसको जो है सारे विद्यालयों को सूचित करते हैं कि आपको ये आवश्यक बदलाव करने हैं। तो ये करना काफ़ी सरल हो जाता है उसके कंपैरिजन में, जहाँ पे कि जो शिक्षा की प्रणाली है वो थोड़ी अलग अलग है अलग अलग स्थानों पे। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको लिख सकते हैं। डिटेल्स अगर आपको नोट चाहिए तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। तो आपको पता है कि शिक्षक अपने आप में ही जो एक समाज का आईना होता है, शिक्षक अपने आप में एक रोल मॉडल होता है। तो जब एक शिक्षक जैसा व्यवहार करता है, बच्चे भी उसको देखकर वैसा ही व्यवहार करते हैं या वैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिक्षक उनके लिए आदर्श होता है। तो बच्चों के हिसाब से जो शिक्षक कर रहा है वो सही है। तो जब शिक्षक एक अच्छा काम करेगा, अगर एक शिक्षक समाज में दूसरों की मदद करता, अपने सह शिक्षकों के साथ में अच्छा बर्ताव करता, अच्छे से बातचीत करता, उनका अच्छे से अभिवादन करता, अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, बच्चों के साथ वो स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, तो बच्चे भी ऐसे अच्छे गुण सीखते हैं।
तो जब बच्चे ऐसे अच्छे गुण सीखते हैं तो सामाजिक बदलाव में मदद मिलता है। अगर एक शिक्षक जो है जो बातें बोलता है, जो नियम वो अपने लिए बच्चों को सिखाता है, अगर उनका पालन करता है तो बच्चे भी उन सारी चीज़ों को सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें जब सीखते हैं तो वो भी समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से शिक्षक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सामाजिक परिवर्तन के। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सामाजिक बुराइयों कुरीतियों के बारे में परिचित करा सकता है, तथा उन साधनों के बारे में भी परिचित करा पाता है जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं आपके ऐसे साधनों से परिचित हो पाएँ जो कि सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। वो उन संस्थाओं के बारे में जान सकते हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाने में आपको मदद करते हैं। तो शिक्षक आपको उन सारी चीज़ों से जागरूक कराता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन का महत्व क्या है वो आपको समझाता है, सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन क्या है उनसे हमको परिचय कराता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए सेक्शन सी में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, राइट योर सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ टेररिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म। देखिए हमने बताया था आपको कि टेररिज्म वाला ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तकरीबन आपका रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ये हर बार आता, आपने पिछले 2016 के प्रश्न पत्र में भी देखा था डिफाइन टेररिज्म, तो वही क्वेश्चन है। अगर आप एक बार टेररिज्म को ठीक से पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को सही से कवर कर लेते हैं, तो आपका एक 15 नंबर या 8 नंबर का प्रश्न बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो खैर हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भाई सुझाव दें कि टेररिज्म को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था। लोगों को ज़्यादा शिक्षित करें, रोजगार के अवसर ज़्यादा सृजित करें। जो शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों द्वारा हम ये बताएं कि भाई जो टेररिज्म है वो किस प्रकार से एक सामाजिक बुराई है, किस प्रकार से जान माल और सामाजिकता का नुकसान करती है, किस प्रकार से लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से टेररिज्म के प्रभाव से जो जीवन जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक कठोर नियम का हम लोग पालन कर सकते हैं, और टेररिज्म को रोकने के लिए सरकार जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकती है। साथ ही साथ में देश के अंदर जो स्पाई एजेंसीज हैं, जैसे कि रॉ है, CBI है, CID है, या फिर IB है, इस तरह की संस्थाओं को और मेहनत से और ज़्यादा जो है और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। इस तरह के कुछ सुझाव हो सकते हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म। देखिए एजुकेशन एक बहुत बड़े कारक के रूप में काम कर सकता है जो टेररिज्म को रोक सकता है। सबसे पहले कि जो लोग शिक्षित होंगे वो आपके टेररिज्म के बुरे प्रभाव के बारे में, आतंकवाद के बुरे प्रभाव के बारे में समझ पाएंगे, और उनके अंदर ऐसे विचार तर्क आएगा कि वो समझ पाएंगे कि टेररिज्म एक बुराई है और इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसका हमें बहिष्कार करना है। दूसरा, जो लोग शिक्षित होंगे उनके पास रोजगार के ज़्यादा अवसर होंगे, तो जो लोग रोजगार में होंगे वो टेररिज्म जैसी बुराइयों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तीसरा, जो लोग आपके शिक्षित होते हैं वो दूसरों को भी शिक्षित कर सकते हैं इस टेररिज्म जैसी या कोई भी ऐसी गलत चीज़ जो कि समाज के लिए हानिकारक है, उससे लोगों को बचा सकते हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो जागरूकता फैलाने के लिए भी जो है आपका एजुकेशन एक अच्छा साधन होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है आपका यहाँ पर, व्हाट मेजर्स इन योर ओपिनियन शुड बी अडॉप्टेड टू मेक द होम इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यहाँ बोल रहा है कि आप अपने मतानुसार आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन उपायों का प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा है कि शिक्षा एक प्रभावशाली साधन यानी कि एक आप एक बोल सकते हैं कि प्रभावशाली स्थान के रूप में किस प्रकार से काम कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बच्चा जो है अपने घर में सबसे पहले जब बड़ा होना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका परिवार ही उसका सबसे प्राथमिक विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है। तो बच्चा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप इसको ऐड करें कि देखिए बच्चा जो है सबसे पहले अपने माता पिता से बोलने का तरीका, भाषा का विकास, व्यवहार करने का विकास, सामाजिकता के लक्षण, सामाजिकता के गुण, मोरल व्यवहार यानी कि उनके नैतिकता का विकास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके घर से ही शुरू होती हैं। तो अगर घर में एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे को शिक्षित होने के लिए अच्छे अवसर मिल रहे हैं, एक अच्छा भाषा कौशल लोग इस्तेमाल करते हैं, घर में अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ऐसा वातावरण जहाँ लोग लोगों का सम्मान करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे के व्यवहार में भी आपको दिखेंगी। बच्चा भी उन सारी चीज़ों को सीखता है और उसका जो है उसी तरह से सकारात्मक क्या कहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर और बच्चे का वैसा विकास होता है।
अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 9, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। अब देखिए इन सारे प्रश्नों में से अगर आपको एक ही प्रश्न करना है तो आप मेरे हिसाब से ये प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल ना चुनाव करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन ना चुनें जो ओपन क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन का चुनाव कैसे करना। ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करें जो थोड़ा सा आपके लिए सरल हो। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा है, ये क्वेश्चन देखें आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रश्न संख्या जो हमने 7 देखा था, ये क्वेश्चन 7 जो है प्रश्न संख्या 7, ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स कुछ लिखने हैं, मतलब 3 पार्ट में आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 इसकी तुलना में थोड़ा कठिन है, तो मेरे अनुसार आप प्रश्न संख्या 7 के साथ जाएं और इसको उत्तर करें। चलिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। देखिए पूछा है कि किशोरावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चा जो है अब टीनेज में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। उसका अपना खुद का एक समूह बनता है, उसका एक खुद का समाज बनता है, और ये समाज उसके दोस्तों का होता है, उसके साथ पढ़ने वाले मित्रों का होता है, उसके साथ खेलने वाले मित्रों का होता है। वो अपने समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। वो चाहता है कि जिस ग्रुप का वो हिस्सा है वो उसमें बहुत अच्छा करे, लोग उसको पसंद करें, लोग कहें कि ये अच्छा आदमी है। इस तरह की भावनाओं का उसके अंदर विकास होता है। साथ ही साथ में इस उम्र में बच्चे के अंदर संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे के अंदर अब प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की भावनाओं का विकास होता है। साथ ही साथ वो दूसरे लिंग यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति उसके अंदर जो है आपका आकर्षण की भावना भी धीरे धीरे विकसित होती है, उनके प्रति प्रेम स्नेह की भावना विकसित होती है। तो अगर ऐसे में बच्चे को जिसको वो पसंद करता है, जिन दोस्तों को पसंद करता है, अगर उनके द्वारा उनको जो है बच्चे का तिरस्कार किया जाता है या बच्चे के साथ दूसरे दोस्त अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसकी मानसिक जो आपके इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए टीचर फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए एक शिक्षक के रूप में जो है एक शिक्षक आपका है छात्रों को ऐसे सारे अवसर प्रदान करता है जो कि बच्चे के मानसिक विकास में मदद करते हैं। सबसे पहले शिक्षक वो सारे ज्ञान आप तक पहुंचाता है जिसके माध्यम से आपकी जो जिज्ञासा होती है किसी विषय के प्रति वो शांत होती है। आपको अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आपका शिक्षक जो है उस प्रश्न का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शांत करता है, जिससे कि आप जो है उस विषय के बारे में अपना समझ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से शिक्षक आपको ऐसे अवसर, ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जहाँ से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षक आपके अंदर की जिज्ञासा को समझकर आपको ऐसे अवसर देता है, ऐसे प्रश्न देता है जहाँ के आप अपनी जानकारी को और बेहतर तरीके से लगा सकें और अपनी जानकारी का सही आकलन भी कर सकें। आप स्कूल में ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं जहाँ की आपके अंदर की जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको अवसर मिलता है और आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क करने की जो क्षमता है उसका भी आप उपयोग करते हैं और उसमें भी आपका विकास होता है। तो स्कूल में शिक्षक जो है आपकी क्षमताओं को पहचान करके आपको ऐसे अवसर प्रदान करता है जो कि आपके मानसिक विकास के लिए मदद देता है। शिक्षक आपके मानसिक विकास की स्थिति को जांचता है। अगर कोई विकार है, कोई समस्या है, तो उसके बारे में आपको उचित उपाय करने के लिए भी माता पिता को बताता है। तो शिक्षक जो है आपके बच्चे के संपर्क में होता है तो शिक्षक बेहतर तरीके से उन सारी चीज़ों को समझ पाता है जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। साधन उपलब्ध कराता है, स्रोत उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ में गाइड करता है, काउंसल करता है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है और बच्चा जो अभी कर रहा है वो क्या सही है या उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है या क्या कम किया जा सकता है। इस तरह से वो पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 11 है, ये ले लेते हैं यहाँ से। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा है प्रश्न है, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल इन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। अब स्कूल का आपको रोल बताना है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अगर आप 7 से लेकर 11 तक के प्रश्नों में आप बोलेंगे तो मैंने आपको कुछ प्रश्न बता दिए हैं, उसमें से ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो कि आप चुनाव कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल इन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए स्कूल जो है एक समाज के रूप में काम करता है, एक लघु समाज के रूप में काम करता है। तो वहाँ पर बच्चा जिस तरह से समाज में व्यवहार करना है उस तरह के व्यवहारों को बच्चे स्कूल में सीख सकता है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे जो है अलग अलग परिवेश से, अलग अलग पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के होने वाले बच्चे आते हैं। तो वहाँ पर बच्चों के बीच में आपसी समझ, आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट की भावना का विकास होता है जो कि आगे चल के उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो स्कूल के दौरान स्कूल एक ऐसे साधन के रूप में काम कर सकता है जो हमें
एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां हम सामाजिकता को विकसित कर सकते हैं, बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों को डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। उनके अंदर हम नैतिक व्यवहार को बता सकते हैं, नैतिक व्यवहारों की शिक्षा दे सकते हैं, उनके अंदर शांति शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं जो कि सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट और समुदाय के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक अच्छा नागरिक बनने में एक विद्यालय योगदान करता है। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि लोग उच्च शिक्षण के माध्यम से जो है आप हो सकता है रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, हो सकता है जो कि समाज और हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स, इंजीनियर रेडी करते हैं जो कि समाज के विकास में आपको मदद करते हैं। ऐसे समाज सेवकों, ऐसे राजनेताओं का विकास करते हैं जो समाज के विकास के लिए आगे काम करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो स्कूल के माध्यम से अचीव किया जा सकता। तो ये इस तरह के पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो दोस्तों देखिए, सारांश में ही बता पा रहा हूँ, डिटेल में बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देखें, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तहाँ भी आपको मेरे अलावा और भी जो दोस्त हैं आपके जैसे, वो भी आपके साथ आंसर शेयर करते हैं, तो आपकी तैयारी में थोड़ी मदद जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।